गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं कि मैडम जो आपको हर सवाल का जवाब देते हैं, आज उनसे वो लास्ट 15 साल से सूरत में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबको लगता है कि डॉक्टर की लाइफ एकदम इजी है और वो ऐसा ही समझते हैं कि डॉक्टर बन गए तो उनको जल्द से है, पर वो लोग भी कई सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कई सारे ऐसे केसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। तो आज हम मैडम से उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। गुड इवनिंग मैम, आपको पता ही है आप लास्ट 15 साल से सूरत में काम कर रहे हो और आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कोई आप ऐसा केस बताइए हमें जो गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम था और आपने उसको सॉल्व किया है। हालांकि जस्ट लास्ट मंथ का ही एक केस है और पेशेंट की उम्र 45 इयर्स 45 साल की उम्र थी पेशेंट की। और उनकी जो कंप्लेन थी कि मैडम पीरियड्स जब भी आते हैं तभी पेट में बहुत दर्द होता है, हैवी ब्लीडिंग होता है। और यह जो समस्या है वह उनको लास्ट 2 साल से यह समस्या थी। और जो अपने फैमिली डॉक्टर थे उनके पास वो रूटीन चेकअप करवाते थे और जो ट्रीटमेंट लेते थे कि जैसे उन्होंने दवाई दिया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, फिर वो दवाई बंद कर देते थे। बहुत ही इरेगुलर ट्रीटमेंट लेते थे, जब भी मर्ज़ी हुई तो दवाई खाई, मर्ज़ी हुई नहीं खाया। और बीच में रिपोर्ट्स करवाते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनके फैमिली डॉक्टर, फिर भी कभी करवाते हैं रिपोर्ट, कभी नहीं करवाते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया और सडनली उनको एक दिन इतने चक्कर आने लगे। और उसके बाद उनके जो नेबर्स थे उन्होंने उनको बताया कि आपको इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतनी सारी तकलीफ़ें हो रही हैं, वीकनेस आ रही है, सो आप क्यों ना एक गायनेक चेकअप करवा लेते हो। तो उनके जो नेबर हैं वह उनको मेरे पास लेकर आए और जैसे ही उनका मैंने गायनेक चेकअप किया तो सोनोग्राफी में मैंने देखा कि बहुत सारे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे। ऑलमोस्ट उनका जो मैंने पर एब्डोमेन चेकअप किया तो यूट्रस का जो साइज़ था वो ऑलमोस्ट 5-5.5 महीने का जो प्रेगनेंसी होता है उतना बड़ा यूट्रस का साइज़ था। पेशेंट को जैसे सोनोग्राफी वगैरह करके फिर उनको समझाया मैंने कि आपको जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है वो नॉर्मल नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे, यूट्रस इतना बड़ा हो चुका था, पेट उनका फूगने लगा था। और यह जो केस है, जैसे यह जो समस्या है, उनके फिर ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह करवाए तो उनका जो हीमोग्लोबिन का लेवल था वह भी अराउंड 6.5 था। सो जो प्रॉब्लम उनको आ रही थी वह लो हीमोग्लोबिन की वजह से आ रही थी। लेकिन अल्टीमेटली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि उसका जो रूट कॉज होता है उसको ट्रीट करना होता है। जैसे पेशेंट ने बीच में भी हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए इंजेक्शन लिए थे, फिर वह ठीक हो गए। सो दैट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। सो हमारे जो फील्ड है उसमें वही होता है कि जो रूट कॉज होता है उसको अगर हम ट्रीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली पेशेंट की जो हेल्थ होती है वह इम्प्रूव हो जाती है। सो यह जो पेशेंट है उसका फिर हमने लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी का प्लान किया, विच इज़ अगेन अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि इतना बड़ा यूट्रस होता है उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करना वह एक बहुत ही चैलेंजिंग केस रहता है। और ड्यूरिंग द सर्जरी जैसे लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर स्टार्ट किया तो हमने देखा कि उनका जो लेफ़्ट साइड का जो यूरेटर हम बोलते हैं वह एकदम ही मीडियली था और यूट्रस के पीछे से वहाँ पे जा रहा था। सो ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव डिसीजन लिया कि यूरोलॉजिस्ट जो रहते हैं, यूरो सर्जन रहते हैं, उनको इंट्रा ऑपरेटिव बुलाया और वहाँ पे स्टेंटिंग कर दिया ताकि जो यूरेटर है वह डैमेज नहीं हो, जिसे हम प्रोफाइलेक्टिकली डीजे स्टेंटिंग कहते हैं। वह भी पेशेंट को एक बार रिलेटिव को समझाया, काउंसलिंग किया और उसके बाद डीजे स्टेंटिंग की प्रोसीजर कर दी। सो कभी कभी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड होता है कि ऐसे सब प्रॉब्लम्स भी ऑपरेशन के दौरान आ सकते हैं। कभी कभी पेशेंट को ब्लीडिंग की भी समस्या आ सकती है। जैसे यह पेशेंट का जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुआ उसमें इट वाज मिनिमल ब्लड लॉस, यानी कि मैक्सिमम शायद होगा तो 5 to 10 ml ब्लड लॉस हुआ होगा और अच्छे से उनका यह प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। और बिकॉज हीमोग्लोबिन 6 था तो बिफोर सर्जरी उनको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा वही दिया। एंड जो रिकवरी होती है पेशेंट की, सो इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट 6 से 8 घंटे में उठना बैठना, वॉशरूम जाके आता है पेशेंट एंड इतना इजीली हो जाता है। बट जो इंट्रा ऑपरेटिव जो टाइम रहता है वह टाइम पे जो डिसीजन मेकिंग होता है
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि यह जो पेशेंट है जिसमें हमने डीजे स्टेंटिंग किया, तो बिकॉज ऑफ स्टेंट हमने जो कैथेटर रहता है वह 2 दिन के लिए रखा था, 48 आवर्स के लिए, और जैसे ही उनका यूरिन वगैरह क्लियर आने लगा उसके बाद स्टेंट रिमूव कर दिया था। एंड ऑन 3rd डे पेशेंट को हमने डिस्चार्ज दे दिया था। और जो रिलेटिव्स है उनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट था कि जैसे ड्यूरिंग सर्जरी उनको काउंसलिंग किया एंड दे एग्रीड टोटली। सो हमारे लिए यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि जो एक्चुअल सिनारियो है, जो हम पेशेंट के रिलेटिव्स को बाहर आके समझाते हैं, तो उनका अगर एक्सेप्टेंस इमीडिएटली होता है और यह एक विश्वास की बात होती है कि वह जब भी ट्रस्ट रखते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। सो जो मैसेज देना चाहती हूँ जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि जो डॉक्टर है वह हमेशा अपनी पूरी कोशिश उनकी रहती है कि पेशेंट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए। हालांकि कॉम्प्लिकेशंस होना या तो डिफ़िकल्टीज़ ड्यूरिंग द सर्जरीज आना वो बहुत ही ऑब्वियस बातें होती है, और वो टाइम पे अगर उनको लगता है कि दूसरे डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, उनको बुलाते हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ टीम वर्क फॉर एनी डॉक्टर जब भी हम हाई रिस्क केसेस ट्रीट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर द ये हुआ गायनेक का केस। अभी आप डेली लाइफ में कई डिलीवरीज करवाते हैं और हमने भी देखा है कि डिलीवरी भी कई सारे कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, तो आपने कोई ऐसा केस सोल्व किया हो जो आपको याद रह गया हो ऐसा? अभी हमने एक केस पेशेंट था कि जिनकी उम्र अराउंड 37-38 एज थी उनकी, और प्रीवियस 2 सिजेरियन ऑलरेडी हो चुके थे उनके, उसमें से एक IUFD हो गया था, तो एक ही बच्चा उनका अभी लिविंग था। पहले तो उनको कंसीव करने में भी तकलीफ़ आ रही थी, तो उनका ट्रीटमेंट करके हमने रिज़ल्ट उनको दिया, उनका IVF ट्रीटमेंट हुआ था एंड उन्होंने कंसीव किया कि ट्विन्स प्रेगनेंसी उनको रुका था। अभी पहले तो ट्विन्स प्रेगनेंसी होते हैं और एल्डरली एज रहती है, तो वही एक हाई रिस्क हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, तो थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट की गई थी। फिर पेशेंट को बीच में ही स्टोन का प्रॉब्लम आया, तो उसकी वजह से पेन, बार बार पेशेंट पेन करके एडमिट होता था। काफ़ी सारे पेन किलर्स उनको चालू किए, सब करने के बावजूद भी उनका पेन कम नहीं हो रहा था। तो यह पेशेंट में भी हमने न्यूरोसर्जन को बुला के डीजे स्टेंटिंग करवा दी। एक बार स्टेंटिंग हो गई, उसके बाद उनका जो स्टोन था, काफ़ी बड़ा स्टोन था, अराउंड 8 to 9 mm साइज़ का स्टोन था राइट साइड में, तो वो स्टोन भी आफ्टर डीजे स्टेंटिंग निकल गया। और वो हमको पेशेंट ने ही बताया कि मैम मैंने स्टोन पास होते हुए देखा है। सो उसके बाद उनके सब रिपोर्ट्स करके कंफर्म किया कि स्टोन रिमूव हो गया है। एंड आफ्टर दैट हमने आई थिंक उनका 8 मंथ में डीजे स्टेंट जो रखा हुआ था वो रिमूव कर दिया आफ्टर मे बी 1 मंथ। सो वह समय पूरा उनका अच्छे से निकल गया। उसके बाद जो प्रॉब्लम आई कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पेशेंट को स्वेलिंग वगैरह काफ़ी आने लगे, क्योंकि उनको इवन हाइड्रोथेरेपी वगैरह जो दिया था ड्यूरिंग द स्टोन जो उनको था यूरेटर में, उसके लिए फिर पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ने की शुरुआत हो गई। सो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, वह प्रॉब्लम थी उसकी। आफ्टर दैट उनका जो डिलीवरी का समय आया कि बच्चे के आजू बाजू पानी का लेवल कम हो गया। अराउंड 34 वीक्स में हमने डिलीवरी करवा दी। सो ड्यूरिंग सिजेरियन, जैसे ट्विन्स प्रेगनेंसी है, प्रीवियस 2 सिजेरियन था उनका, और ड्यूरिंग द सिजेरियन ऑपरेशन की दोनों बच्चे डिलीवर हो गए। और जैसे ही जो प्लेसेंटा होता है, मैली का जो भाग रहता है, वह डिलीवर करने के टाइम बहुत ही मुश्किल रहा मेरे लिए कि वह प्लेसेंटा रिमूव नहीं हो रहा था। सो मैन्युअली मैंने पूरा कोशिश किया कि वो प्लेसेंटा रिमूव कर दिया जाए, एंड तभी ही इतना ब्लीडिंग और यह शुरू हो गया। सो यह जो केस था जिसमें प्लेसेंटा अक्रीटा यानी प्लेसेंटा जो था वो पूरा ही बच्चादानी जो है उसके अंदर के लेयर तक पहुंचा हुआ था, एंड इमीडिएटली पेशेंट स्टार्टेड ब्लीडिंग सो हैवीली कि जैसे पानी का नल शुरू करते हैं वैसे ही ब्लीडिंग एकदम ही शुरू होने लगा। और इमीडिएटली रिलेटिव्स को काउंसिल करके और हमने इमीडिएटली 4 बॉटल जो PCV हम कहते हैं वह, और 6 बॉटल FFP इमीडिएटली मंगवा लिया, यानी कि 10 बॉटल खून का इमीडिएटली रेडी कर दिया। मीनवाइल कोशिश कर रहे थे कि यह जो यूट्रस है वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो यह ब्लीडिंग शुरू ही रहता है।
लेकिन यहाँ पे भी मुझे यही बोलना है कि जैसे हमने हाफ एन आवर जो मेजर्स रहते हैं उसके लिए जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, इवन यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन वगैरह, यह सब प्रोसीजर की, लेकिन लगा कि यह ब्लीडिंग बंद नहीं होने वाला है। सो इमीडिएटली वी टुक अ डिसीजन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक हिस्टेरेक्टमी यानी कि यूट्रस रिमूवल सर्जरी। सो जो सीनियर एक गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि यह सर्जरी जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हमें 2 गायनेकोलॉजिस्ट कंपलसरी चाहिए। सो माई सेल्फ एंड 1 मोर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, उनको बुलाया एंड वी टुक अ इमीडिएट डिसीजन। एंड यह जो पेशेंट है, हालांकि बहुत सारे हर्डल्स हमको आए कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया था, लेकिन इमीडिएटली जैसे ब्लड सपोर्ट मिल गया, ब्लड प्रोडक्ट्स जो है वो फटाफट मिल गए। उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने भी कंसेंट दे दी कि मैम आपको जो बेस्ट लगे और आप जो भी करोगे मेरे पेशेंट को बचाने के लिए आप अच्छा ही करोगे। वह एक उनका ट्रस्ट है, उनका जो विश्वास है, उसकी वजह से हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। हमें भी एक शांति से हम विद अ गुड मेंटल स्टेट हम वह काम कर सकते हैं। एंड बिलीव मी कि विद इन आई थिंक 3-4 आवर्स में यह सारी प्रोसीजर सब कंप्लीट हो चुकी। पेशेंट भी अल्टीमेटली काफ़ी स्टेबल रहा। पेशेंट को टोटल हमने 20 to 22 यूनिट्स ऑफ ब्लड वगैरह दिया, ब्लड प्रोडक्ट्स वगैरह देना पड़ा पेशेंट को। लेकिन अल्टीमेटली चीज़ वही है कि ऐसे सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। प्लासेंटा जो है वह यूट्रस के मिडल लेयर में या तो बाहर के लेयर तक अगर है, इवन जो सीज़र का जो स्कार होता है उसके अंदर भी काफ़ी बार प्लासेंटा अंदर तक चिपका हुआ रहता है। तो ऐसे जो केसेस हैं जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, वो बहुत ही कॉमन रहती है ऐसे पेशेंट में। तो रिलेटिव्स को और पेशेंट सबको मतलब जो लेमन है उनको यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि ड्यूरिंग डिलीवरी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम कोई भी पेशेंट को आ सकते हैं। और जैसे ये पेशेंट है, उनके 2 डिलीवरीज अच्छे से हो गए थे, तो हर एक इंडिविजुअल का हर एक डिलीवरी इज़ डिफरेंट। आपके जो 9 महीने होते हैं और आपका जो डिलीवरी का जो समय होता है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आया था तो दूसरे में भी आ सकता है, लेकिन एक हाई रिस्क केस माना जाता है। फर्स्ट आपका स्मूथली हो गया है तो सेकंड में भी कॉम्प्लिकेशन कभी भी आ सकते हैं और कोई भी पेशेंट को आ सकते हैं और कोई भी डॉक्टर के हाथ आ सकते हैं। जो डॉक्टर्स हैं वह सब अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं कि आपको कैसे इसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट देके बाहर निकाल सकें। सो जो मैसेज मुझे देना है कि आप जो भी डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट कर रहे हो, एक विश्वास और एक फेथ के साथ अगर आप जाते हो तो कोई भी मतलब डॉक्टर अपना अच्छा ही ट्रीटमेंट पेशेंट को देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैडम ने जो 2 केस डिस्कस किए, अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसे केस है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो अगर आपको कोई ऑनलाइन कंसल्टिंग करना है तो आप कर सकते हो। और अगर ऐसी आप कहीं और जगह पे हो, कहीं पर वो इंट्रा कोई कॉम्प्लिकेशन आता है और आपको समझाया जाता है आपके डॉक्टर के द्वारा, तो आप उसको सपोर्ट करो, क्योंकि डॉक्टर की भी वही तैयारी रहेगी कि वो आपके पेशेंट को बचाना चाहते हैं। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो इजीली इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तमारा। थैंक यू।